नमस्कार। मैं देवव्रत कुमार, आपका इनकम टैक्स फ्रेंड, एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ टैक्स टॉक विद देव। अभी तक हमने समझा कि प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, प्रॉपर्टी की परिभाषा क्या है, उसकी कैटेगराइजेशन लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी और शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी क्या है, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी के ऊपर जो कैपिटल गेन होता है उसका टैक्सेशन कैसे होता है। इस कड़ी में हम बात करेंगे कि यदि कोई रेसिडेंशियल हाउस को सेल किया गया है और या करना चाहते हैं, तो उस रेसिडेंशियल हाउस के सेल करने से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स बनता है, जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसे हम लीगली कैसे रिड्यूस या नील कर सकते हैं, इसके ऊपर इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब कोई आप फाइनेंशियल या कोई भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप अपने टैक्स एडवाइजर से जरूर सलाह करें। इसको सलाह करने में बिल्कुल आनाकानी या संकोच न करें, क्योंकि इनकम टैक्स मैटर में हर एक एक्शन टाइम से जुड़ा हुआ है। यदि आपने एक निश्चित टाइमलाइन के अंदर अपना कोई एक्शन लिया है, तो आपको इनकम टैक्स के बहुत सारे प्रोविजंस की बेनिफिट्स मिलेगी। और यदि आपने टाइमलाइन के अंदर अब वो एक्शन नहीं लिया है, तो आप भले ही आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इस कड़ी में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि टाइमलाइन का क्या महत्व है और क्यों आपको टैक्स एडवाइजर की जरूरत पड़ती है। यदि आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, आपको किसी भी प्रकार की एडवाइस की जरूरत है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9967745680। मैं रिपीट करता हूँ, इट्स 9967745680, और ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पिछले एपिसोड में समझा था कि यदि किसी व्यक्ति ने 1.5 करोड़ रुपया में कोई प्रॉपर्टी बेचा, और उस 1.5 करोड़ रुपया की प्रॉपर्टी बेचने के ऊपर उसको कैपिटल गेन हो रहा था 47 लाख। हम इसी को लेकर के आगे चलते हैं। अब उन्हें 47 लाख रुपीज का कैपिटल गेन हो गया है। इस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लायबिलिटी करीब करीब 10 लाख रुपया बनती है। इसे हम कैसे लीगली बचा सकते हैं? तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझिए कि 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने बेची, उनके हाथ में 1.5 करोड़ रुपया आ गया है, और कैपिटल गेन वर्किंग जब हमने किया तो उसमें 47 लाख रुपया आ रहा है। तो जो 1 करोड़ 3 लाख रुपया है, ये पूरी टैक्स ब्रैकेट से बाहर है। 1 करोड़ 3 लाख रुपया वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है इस 47 लाख रुपीज का। तो एक बात तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं 47 लाख को लेकर आगे चलते हैं। तो क्या क्या तरीके हैं, इसको हम कैसे चल सकते हैं? तो पहला तो सबसे सरल तरीका कि आप 10 लाख रुपए का टैक्स भर दीजिए, और आपका बस हो गया, बात खत्म। 47 में से 10 लाख रुपया का टैक्स भर दिया, तो 37 लाख रुपया इधर से बच गया। यानी टोटल ट्रांजेक्शन 1.5 करोड़ रुपया के ऊपर आपने 10 लाख रुपया टैक्स भर दिया, और 1 करोड़ 40 लाख रुपया आपका टैक्स पेड मनी हो गया। दैट तो सबसे सरल उपाय है। हम जो चर्चा करेंगे उस 10 लाख को बचाने के लिए। तो सबसे पहला तरीका यह है कि कोई भी रेसिडेंशियल हाउस अगर आप सेल करते हैं, तो उससे होने वाले कैपिटल गेन को बचाने के लिए डेट ऑफ सेल से, यानी कि जिस डेट को आपने रिलिंक्विश कर दिया, अपना राइट पोजीशन दे दिया, पैसे सब आपको आ गए, सेल डीड हो गया, वहां से 1 साल पहले और 2 साल बाद, इस पीरियड के अंदर या तो आप कोई रेडीमेड फ्लैट खरीद लीजिए, घर खरीद लीजिए, या अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उस डेट से 3 साल के अंदर आप उस घर को बना लीजिए। तो आपको इस 47 लाख रुपीज के ऊपर टैक्स नहीं भरना होगा, तब जबकि आपको नए घर में इन्वेस्टमेंट कम से कम 47 लाख होना चाहिए। पहला तो ये तरीका हो गया। इसको क्या सावधानी इसमें रखना है? वो सावधानी ये रखना है कि जिस डेट को हमारा सेल इफेक्ट हो गया, क्लोज हो गया, उससे ठीक 1 साल पहले के अंदर तक अगर हमने कोई घर 47 लाख या उससे ऊपर की वैल्यू भी खरीदी है, तो अब चलते हैं आगे 2 साल या 3 साल के लिए। अब सपोज कर लीजिए कि अभी मार्च के महीने में हम बैठे हैं, और मार्च में हमारा कोई डील क्लोज हो गया है। तो हम यहां से अगले 2 साल और 3 साल तक हम इस 47 लाख रुपए को नए घर में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा लोग समझते हैं। अब यहाँ गलती कहाँ होती है, उसको ध्यानपूर्वक समझिए। मान लीजिए कि हमें इस घर, हमने डिसाइड किया कि हम एक दूसरा छोटा सा घर ले लेंगे, हमको टैक्स बचाना है, ये 47 लाख रुपया हमको इन्वेस्ट करना है। तो ये 47 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के लिए आप तो जान रहे हैं कि 2 साल के अंदर हम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन हमको अभी, चलिए हमने घर ढूंढना शुरू किया, हमको अपने ढंग का घर नहीं मिला, या हमारा डील नहीं ठीक हो रहा है, या हमें नहीं कुछ जम रहा है, और हम घर नहीं खरीद पा रहे हैं, उस स्थिति में क्या करेंगे? तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने घर बेचा है, उस फाइनेंशियल ईयर का टैक्स रिटर्न भरने की तारीख अगले फाइनेंशियल ईयर के 31 जुलाई होती है। यानी कि अगर हम अभी मार्च में कोई क्लोज कर रहे हैं, किसी भी डील को क्लोज कर रहे हैं, तो इसका जो भी है हिसाब किताब का रिटर्न फाइलिंग का डेट है 31 जुलाई। तो या तो हम 31 जुलाई तक
कोई घर में इन्वेस्ट कर दें 47 लाख रुपीज, या और अगर हम किसी वजह से नहीं कर पाए तो रिटर्न फाइल करने के पहले इस 47 लाख रुपीज को किसी नेशनलाइज्ड बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करना अनिवार्य है। ये नहीं कि आप पूरे सारे पैसे को लेके अपने पास रख लिए या एफडी कर दिए और आप तो सोचेंगे कि 2 साल के अंदर हमको घर खरीदना है, तो आपको 54 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, यानी कि आपको 47 लाख के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी सावधानी है कि रिटर्न उस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल करने से पहले यदि आप घर नहीं खरीद पा रहे हैं तो उसे किसी नेशनलाइज्ड बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर दें, तो आपको 47 लाख रुपीस के ऊपर कोई टैक्स नहीं भरना होगा। उसके बाद आप अगले उस डेट से 2 साल के अंदर या तो घर खरीद लीजिए या 3 साल के अंदर घर बना लीजिए, वो पेमेंट बैंक से डायरेक्ट उस जिससे आप खरीदेंगे उनको चला जाएगा, आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। एकदम क्लियर है। तीसरा एक तरीका ये है कि अगर आपको नहीं लेना है नया कोई घर, आप सोचते हैं कि नहीं जी हमने घर बेच दिया, हमको इसके इन्वेस्टमेंट था, मैंने प्रॉफिट कमा लिया, अब हमें नया घर नहीं लेना है, लेकिन टैक्स भी बचाना है, तो कोई बात नहीं, उसके भी रास्ते हैं। जिस डेट को आपने सेल किया है घर को, उस डेट से 6 महीने के अंदर आप आरईसी या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड में इसको पैसे को जमा कर सकते हैं। इस बॉन्ड की लॉकिंग पीरियड होती है 5 साल और इस बॉन्ड में मैक्सिमम आप 50 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें जब कैपिटल गेन अकाउंट आरईसी बॉन्ड में जब आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, यानी 47 लाख के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस परिस्थिति में जो तीसरा मैं परिस्थिति बता रहा हूं, इसमें आपने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची थी, 47 लाख रुपीज आपने बॉन्ड में भर दिया जो 5 साल में मैच्योर हो जाएगा, इस बीच में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। तो ये थे तरीके जिससे कि हम टैक्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं कि अगर आप सेल कर रहे हैं घर, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सके, टैक्स कम से कम लग सके। तो सबसे पहले जो घर आप सेल कर रहे हैं उस घर के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ऑब्वियसली आपके पास होगा। उस घर को खरीदने में जितने आपने पेमेंट्स किए थे, अपना जो भी कंट्रीब्यूशन दिया था, उस कंट्रीब्यूशन को आपने किस बैंक अकाउंट से दिया था, वो सारे बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट आपके पास होने चाहिए, जिसमें कि वो सारे पेमेंट्स आपके हाईलाइटेड होने चाहिए। तीसरा, यदि आपने उस घर को खरीदने के लिए कोई बैंक लोन लिया था, तो उस बैंक लोन का जो लोन सैंक्शन लेटर होता है वो होना चाहिए आपके पास। उसका लोन डिसबर्समेंट ऑर्डर होता है या उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। तीसरी बात, अगर आपने उस घर को खरीदने के बाद उसमें कुछ रिनोवेशन किया, कोई बड़ा खर्चा किया या कुछ भी उसके रखरखाव में खर्च किए होंगे, तो उसके ऊपर जो खर्च किया आपने, तो वो जिस भी बैंक से आपने पेमेंट किया है उस बैंक स्टेटमेंट को आप संभाल के रखिए। आपने जिस इंटीरियर डेकोरेटर को पेमेंट किया या जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया उसके बिल्स आपके पास होने चाहिए। ये रिनोवेशन वाले अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो इसका भी हम इंडेक्सेशन क्लेम करते हैं, जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पर लोग इसमें डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं रख पाते हैं, जिस कारण से उनको चाहते हुए भी लाभ नहीं मिल पाता है। चौथी बात, अगर आपने उस घर को खरीदते समय कोई ब्रोकरेज पेमेंट किया था, किसी ब्रोकर के थ्रू घर खरीदा था, तो उसको जो आपने पेमेंट किया है बैंक से उसका आप स्टेटमेंट में हाईलाइट करके रखिए। उसका कोई बिल्स अगर है तो आप अपने पास संभाल के रखिए, उसका भी इंडेक्सेशन बेनिफिट हमें मिलता है। तो कई दफा क्या होता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के अभाव में या जानकारी के अभाव में है, हम चीजों को सहेज कर नहीं रखते हैं, जिससे हमें आगे नुकसान उठाना पड़ता है। तो जो कोई लोग भी अभी घर खरीदने की स्थिति में है या घर खरीदना जा रहे हैं, वो कुछ इन चीजों का ध्यान रखें कि आप अपने घर के प्रॉपर्टी के पेपर के साथ साथ आपने जो जो पेमेंट किया है उसके बैंक स्टेटमेंट संभाल के रखिए। आपने बैंक लोन लिया है तो उस बैंक लोन के सारे कागजात उसके साथ संभाल के रखिए। यदि आप उस पर रिनोवेशन पे कुछ खर्चा करने का सोच रहे हैं तो जो भी पेमेंट आप बैंक से कर रहे हैं उसको संभाल के रखिए, उसके बिल्स वाउचर संभाल के रखिए। आपने अगर कोई ब्रोकरेज दे रहे हैं तो उस ब्रोकरेज का बिल अपने पास संभाल के रखिए। ब्रोकरेज में मैं याद दिला दूं कि ब्रोकर वही ऑथेंटिक है जो रेरा में रजिस्टर्ड है, तो उसी ब्रोकर को आप जिसके पास रेरा नंबर हो उसी के थ्रू आप काम करें, ये मैं आपको बता देता हूं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखिए, इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत ही रिड्यूस होगी, हम लीगल तरीके से टैक्स बचा सकेंगे और अपने पैसे को एंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। अगली कड़ी में कुछ और जरूरी बातें जो टीडीएस से संबंधित है कि जब प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं तो उसके ऊपर टीडीएस की कौन कौन सी प्रोविजंस लागू होती है, इस पर चर्चा अगली कड़ी में करेंगे। थैंक यू सो मच।